तो हेलो एवरीवन, जो लोग नए हैं चैनल पे मैं बता देता हूँ। एनटीपीसी 2024 के पेपर सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। शिफ्ट 1 में आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूँ 5 जून का शिफ्ट 1। टोटल आपका 47 शिफ्टों में एग्जाम खत्म हुआ था। शिफ्ट नंबर 2 या सेट नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। बाकी सॉल्व पीडीएफ आपको पता है कि टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दिए, तो वहाँ से उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। बाद में जब सारे शिफ्ट हो जाएंगे तो कंपाइल करके भी डाल दूंगा। सॉल्व पीडीएफ आपको कोई नहीं देगा, सिर्फ मैं ही देता हूँ वो। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा लास्ट में कहाँ कनेक्ट हो सकते हो आप। ठीक है, अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा भी और आपका भी। पहला सवाल है, बोल रहा है कि 47,100 रुपये हैं, इसको 9% वार्षिक दर से 2 ईयर के लिए हम जमा कर रहे हैं। तो पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और साधारण ब्याज के बीच में अंतर पूछा है। लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि 2 साल का सीआई और 2 साल का एसआई में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल का रेट परसेंट का रेट परसेंट। लास्ट वीडियो में भी सेम पैटर्न पे सवाल आया था, तो जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा। बाकी काफ़ी सारे वन शॉट वीडियो सीरीज मैंने चला रखी है, वहाँ पे भी आप किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो वो जाके देख सकते हो। बाकी और टॉपिक भी करवाऊंगा, पर अभी यार एक साथ सारी चीज़ें नहीं हो सकती। तो हमें क्या करना है, प्रिंसिपल है आपका 47,100, इसका 9% निकालना है। 9/100 लिख दूं, फिर इसका 9% यानी 9/100। देखो वैसे तो मैं डिजिटल सम वगैरह नहीं लगाता हूँ क्योंकि मुझे ये फर्जी तरीके लगते हैं। ठीक है, डिजिटल सम में नहीं लगाता हूँ, लेकिन 9 एक इतना प्यारा नंबर है ना कि इसमें डिजिटल सम में लगाने पे मजबूर हो रहा हूँ। यहाँ पे आपको पता है कि 9 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 एक्सेट्रा किसी से भी कर दो, उसका जो डिजिटल सम है डीएस से लिख दो, डिजिटल सम है वो हमेशा 9 ही आएगा। चाहो तो आप करके देख लो। 9 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 डिजिटल सम 9 आ रहा है। 9 को मान लो 6 से 7 से कर रहा हूँ तो 9 7 63 डिजिटल सम 9 आ रहा है। यानी 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, डिजिटल सम हमेशा 9 आएगा। तो नीचे तो 100 है, तो 100 तो पॉइंट लगाने के काम आएंगे, उससे कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है। चाहो तो ये 2 0 काट भी सकते हो। अब देखो, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या बोल रहा हूँ कि 9 को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो डिजिटल सम है वो क्या आता है, 9 आता है। अगर 9 आता है तो मैं कह सकता हूँ इस सब का जो यानी जो भी आंसर होगा आपका, जो आंसर होगा उस आंसर का डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो बस ये एक बार हम ट्राई कर सकते हैं कि अगर ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं डिजिटल सम कर रहा हूँ तो देखो 3 और 8 11 2 13 7 20 और 21 आ रहा है, यानी डिजिटल सम 3 आ रहा है, जबकि 9 होना चाहिए। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 और 8 11 और 1 12, 12 और 5 कितना हो जाएंगे आपके पास, 17 और 1 18 18 आ रहा है, डिजिटल सम 9 आ रहा है, यानी ये हो सकता है। यहाँ पे देखो 9 को तो हटा ही दो, 3 और 1 4, 4 2 6 6 और 1 7 आ रहा है, 7 डिजिटल सम आ रहा है, जबकि नहीं हो सकता, 9 चाहिए हमें। 9 को तो हटा ही दो, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 और 8 13, 13 का डिजिटल सम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो आपका ये भी नहीं हो पाएगा। तो एक ऐसा ऑप्शन था जिसका डिजिटल सम क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। बाकी सॉल्व कर सकते थे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन डिजिटल सम जनरली मैं अवॉइड करता हूँ, बट 9 के केस में आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता सकता हूँ, अभी पढ़ाई होगा आपने डिजिटल सम क्या होता है। ठीक है, बाकी नहीं समझ आ रहा है तो सिंपली कैलकुलेशन कर लो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 100 से डिवाइड करना है और 9 9 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 9 के मल्टीपल में भी आंसर देख सकते हो। दूसरा सवाल है कि लंबवृत्तीय शंकु या कौन है, कौन किस तरीके से होता है आपका, कुछ कौन इस तरह का आपका होता है। ये क्या है, कौन शंकु। ठीक है, ये आपका कौन हो गया, एक शंकु हो गया, जिसमें हमसे बोला गया है कि इसका कर्ड सरफेस एरिया 6500 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार का व्यास क्या है, 100 है। देखो आधार का व्यास, आधार ये हो गया, इसका व्यास यानी डायमीटर 100 है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो रेडियस है वो क्या होगी, 50 होगी। और इसका कर्ड सरफेस एरिया 6500 गिवन है। आपको पता है कि कौन का जो कर्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर एल, यही होता है। सवाल में इसकी वैल्यू 6500 गिवन है कि नहीं। और हमें ये भी पता है, क्या पता है हमें पता है कि आर 50 है, तो पाई की जगह मैं क्या कर रहा हूँ कि पाई की जगह लिख देता हूँ 22/7। ठीक है, इंटू आर, आर हमें पता है 50 है, इंटू एल, ये कितना है 6500। मुझे लग रहा है कुछ तो डाउट लग रहा है, शायद 6500 पाई था जहां तक मुझे याद आ रहा है। एक मिनट रुको, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। 6500 पाई था ये। एक्चुअली ये ना जल्दी जल्दी में ये चैट जीपीटी से बनाया गया, तो देख लो चैट जीपीटी ऐसे ही करता है, कुछ भी बना देता है। क्योंकि भाई चलो छोड़ो, ये 6500 पाई था। ठीक है,
मैंने क्यों ऐसा बोला, क्योंकि यहाँ पे 22 से कुछ कट नहीं रहा है ना, तो इसलिए मुझे ध्यान आया कि इसमें शायद पाई था, तो ये है आपका पाई यहाँ पे। अब देखो इसको पाई रहने देंगे हम, तो आपको पता है पाई से पाई चले गया आपका, और 5 से ये 0 टाइम चले गया, और 5 से जाएगा 13 टाइम, यानी एल है मेरे पास 130 आ गया। अब देखो 50 और 13 देख के ना आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। मैंने आपको बताया था ट्रिपलेट क्या होता है, वैसे जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था तो ट्रिपलेट का एक वीडियो भी मैंने बनाया था कि हर एक नंबर का ट्रिपलेट बनता कैसे है। मुझे एक 50 नजर आ रहा है, एक 20, 130 नजर आ रहा है, ये देख के मेरे दिमाग की बत्ती जल रही है कि यार 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है, बस इसमें 0 मैंने चिपका दिया। इसका मतलब क्या है, ये तो अपने रेडियस हो गई, ये क्या है आपका एल हो गया, और ये क्या हो जाएगी फिर आपकी हाइट हो जाएगी, यानी ये आपका क्या है हाइट है 120। हमसे पूछा क्या है, हाइट ही पूछा, यानी 120। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका 50 था, एल अपन मेरे पास आ चुका है 130, तो ये हमें हाइट चाहिए था जो कि 120 हो जाएगा। 5 12 13 का क्या लग जाएगा, ट्रिपलेट लग जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि व्यक्तियों को एक समूह है जिसमें अपने पास क्या है, पुरुष हैं, मैन है, वुमेन है और चिल्ड्रन है। उनमें क्या है 20% पुरुष हैं, तो ये 20% हो गया। 50% महिलाएं हैं, वुमेन है, ये 50% हो गया, और बाकी बच्चे हैं 20 50 70 हो गया, तो ये 30% होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इनका रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे कि यार 2 5 3 में हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0। तो इसको ऐसे लिख दूं क्या मैं, 2 5 3 में है ये रेशियो, 2:5:3 में है। हमसे बोला गया है कि जो इनका एवरेज वेट है वो कितना है, मैन का 45 kg है, देन उसके बाद क्या है, वुमेन का 60 kg है, ठीक है, और चिल्ड्रन का 20 kg है। इनके रेस्पेक्टिव मैंने क्या लिख दिया है, एवरेज वेट लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है, एवरेज वेट। हमसे पूछ रहा है कि सारा जो ग्रुप है उसका एवरेज वेट क्या होगा। मैंने आपको बताया था मेथड ऑफ डेविएशन, हम क्या निकालेंगे, ग्रुप का एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो ग्रुप का एवरेज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले नंबर्स का रेशियो लेते हैं, तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ 2 5 3 के रेशियो में। अब ना आपकी मर्जी है कि आप कुछ भी मान लो एवरेज। जनरली मैं बताता हूँ कि सबसे छोटा वाला मान लो, तो सबसे छोटा मान सकते हो, या अगर किसी को डाउट है कि छोटा नहीं माना तो कुछ भी मान लो, आपका जो मन कर रहा है ना वो मान लो आप। ये सब के देखो बीच की कोई एक वैल्यू उठा लेते हैं, सपोज 45 उठा लेते हैं, ठीक है, 45 उठा लो, 40 उठा लो, कुछ भी उठा लो, चलो मैंने 40 ले लिया। अब देखेंगे डेविएशन कितना आया। एवरेज मैंने 40 माना है, लेकिन यहाँ पे 45 है, यानी इससे 5 ज्यादा है, और इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 गुणा 2 हो जाएगा। 5 तो ज्यादा था एवरेज, तो प्लस में मैंने लिखा, और इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो 2 है, तो ये 5 गुणा 2 हो जाएगा, यानी मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ +10। ये 60 है, 40 से 20 ज्यादा है, और इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो 5 है, तो 20 पंजे 100, यानी ये 100 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 20 गुणा 5, यहाँ पे 2 गुणा 5, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपके दिमाग में चीजें होनी चाहिए। फिर क्या है, ये मैंने 20, ये 20 है, माना मैंने 40 है, जबकि ये 20 है तो कम है, ये एवरेज से कम है तो माइनस लिखेंगे, 20 कम है, और इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो 3 है, तो 20 या 60 यानी माइनस का 60 आएगा। और ये जो चीज है ये सब में बढ़ जाएगी, सब में बढ़ जाएगी, मतलब 2 5 और 3 के रेशियो में, 2 और 5 7, 7 और 3 10, यानी इसमें ये बढ़ जाएगी। 100 - 60 40, और प्लस का 10 50, 50/10 यानी 5, तो 40 और 5 कितना आ जाएगा 45। तो 45 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। डेविएशन पे मैंने लास्ट शिफ्ट में भी एक सवाल आया था कुछ ऐसा ही, ठीक है, वो मैंने बताया था। बाकी आप रेशियो वगैरह में परसेंटेज में पढ़ सकते हो, वन शॉट में भी मैंने डेविएशन पूरा डिटेल में बताया है। नेक्स्ट सवाल है कि कमलेश ने 10,000 रुपए में कुछ साड़ी और सूट खरीदे। कितने में खरीदे हैं? 10,000 रुपए में इसने क्या किया, कुछ तो साड़ी खरीदी है, कुछ सूट खरीदे हैं। ठीक है, प्रत्येक साड़ी है उसकी कीमत क्या है 1500 रुपए। देखो हर एक साड़ी की कीमत है 1500 रुपए, और प्रत्येक जो सूट है उसकी कीमत कितनी है 1000 रुपए है। बोल रहा है कि साड़ी और सूट जो टोटल है उनका जो नंबर है वो क्या है 8 है। तो हमसे पूछ रहा है कि सूट और साड़ियों की संख्या बताना है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसके, चाहो तो आप एलिगेशन लगा दो या ऑप्शन से बना लो। देखो ऑप्शन से कैसे बनाओगे सवाल को, मान लो कि 3 साड़ी है, अगर 3 साड़ी है तो एक साड़ी 1500 की थी, तो 3 साड़ी 4500 की होगी। अब चूंकि टोटल आइटम 10,000 के थे, और अगर 4500 की आपके पास क्या हो गई 4500 की साड़ी हो गई, तो इसका मतलब 5500 के सूट रहेंगे। और चूंकि एक सूट का जो प्राइस था ना वो 1000 था, तो सूट का जो भी प्राइस आएगा वो 1000 के मल्टीपल में आएगा, जबकि ये तो 1000 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 1000 से जब डिवाइड करोगे आप तो 5.5 आ रहा है। सूट आधा थोड़ी हो सकता है, इसका मतलब है कि ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। मान लो 2 साड़ी है, एक साड़ी की कीमत 1500 थी, तो 2 की कितनी हो जाएगी 3000। अब 6 सूट है, एक सूट की कीमत 1000 थी, तो 6 की 6000 होगी, तो 9000 ही हो पा रहा है, ये भी नहीं होगा, इसको भी हटा दो। 5 साड़ी थी, एक साड़ी की कीमत 1500 थी, तो 5 की कितनी हो जाएगी
7500 यानी 7.5 के। फिर वही बात आ गई, चाहो तो ऐसे देख लो कि 3 सूट बोल रहा है तो 3 सूट का 3000 और हो जाएगा यानी 10,500 जा रहा है। या ऐसे समझ सकते हो भी 1000 के मल्टीपल में ही आना चाहिए ना, बाकी बचा हुआ अमाउंट 2500 बचा है हमारे पास, कैसे भी समझ सकते हो, एक ही बात है। 2500 बच रहा है, चूंकि एक सूट 1000 का था तो 1000 का मल्टीपल में होना चाहिए। चाहे तो ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, 3 सूट है तो 3 सूट का मूल्य 3000 होगा, तो 7500 ये है और 3 ये तो 10,500 है, यानी ये भी नहीं हो पाएगा। तो इसको चेक करने की मुझे लग रहा है नीड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 ऑप्शन हम एलिमिनेट कर चुके हैं तो जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेथड 1 हो गया आपका क्या, बाई ऑप्शन, जो कि सबसे बेटर ऑप्शन मुझे लगा यहाँ पे सवाल में। अगर आप बाई ऑप्शन नहीं करना चाहते हैं तो और तरीके लगा दो, एलिगेशन लगा दो। ठीक है, एक बेसिक भी हो सकता है, वो मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हो आप, पर सारे तरीके मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, वरना फिर वीडियो ही बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एलिगेशन कैसे लगाओगे, एक बार मान लेंगे कि सारी की सारी क्या है, साड़ी है, फिर एक बार मान लेंगे सारे के सारे सूट हैं। अगर सारी की सारी साड़ी होती, एक साड़ी 1500 की थी तो 8 साड़ी कितने की होती, 15 × 120 यानी 12000 की। अगर सारे के सारे सूट होते, एक सूट 1000 का था तो 8 सूट 8000 के होते, और दोनों का जो मिला के है वो 10,000 है, तो यहाँ पे लगा दो एलिगेशन। 10,000 - 8,000 2000, और 12,000 - 10,000 2000, 2000 आ गया, यानी 1:1 में आ गया। 1:1 का मतलब क्या है कि जितने सूट उतनी साड़ी, यानी 4 सूट और 4 साड़ी। मेथड 3 आप क्या कर सकते थे, मेथड 3 बेसिक से बना सकते थे। बेसिक से कैसे बनाते, x साड़ी मान लिया, y सूट मान लिया, तो एक तो इक्वेशन बन जाती है x + y = 8। दूसरी क्या बन जाती है, 1500 रुपए की एक साड़ी है तो 1500x, 1000 रुपए का सूट है तो 1500x + 1000y = 10,000। ठीक है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे इस सवाल के लिए सबसे जो बेटर तरीका लगा वो है मेथड 1 बाई ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5। बोला गया है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 साल में किस ब्याज दर पर स्वयं से डबल हो जाएगी। डबल होने का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, अब राशि डबल हो गई मतलब 200% हो गई। तो मैं ये कह सकता हूँ ना सिंपली कि यार हमारा ये हुआ कि, तो आपको पता है ऐसा ही हर साल में सेम होता है, यानी 12 साल में क्या हुआ है, प्रिंसिपल 100% से 200% हो गया, यानी राशि डबल हो गई। ये मैं कह सकता हूँ जो इंटरेस्ट है वो आपका 100% आ गया, कितने साल में, 12 साल में। हमसे पूछा क्या है सवाल में, तो रेट पूछा है। अगर 12 साल में इतनी है तो 1 साल में निकाल दो, 1 साल में निकालोगे वही क्या हो जाएगी, आपकी रेट हो जाएगी। तो देखो 100/12 आएगा, ये 100/12 को मैं लिख सकता हूँ 4 से 25 टाइम और 4 से 3 टाइम, तो ये आएगा। और 3/25, 25/3 का मतलब है 3 8 24, 8 पॉइंट समथिंग और 8 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन था, तो खुद से ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो हो सकता है काफी लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो इस सवाल में, तो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे SI = PRT/100 ही लगाया है। बेसिकली क्या हुआ, प्रिंसिपल 100% होता है, अभी डबल हो गया राशि, यानी 200% हो गया, तो इंटरेस्ट तो 100% ही आया ना। और आपको पता है कि ऐसा ही हर साल का सेम होता है, तो 12 साल का आपका इतना है 100% इंटरेस्ट, तो 1 साल का निकालोगे तो वही क्या हो जाएगा, आपका रेट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही हर साल का सेम होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। बोल रहा है कि मंजीत अपने आय का 40% खर्च करता है, यदि वह 18,000 बचाता है तो उसकी आय क्या होगी। चाहो तो वैसे लिख लो फ्रैक्शन में कि 40% 2/5 होता है, उस तरीके से कर सकते हो, या बहुत बेसिक सवाल है, वैसे नहीं करना है तो सिंपल ऐसे कर लो। अगर 40% इसने खर्च कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसने बचाया कितना है, 60% बचाएगा ना, टोटल 100% इनकम होती है, यानी 60% उसने सेव किया है। ये जो 60% है, यही सवाल में आपको 18,000 रुपए गिवन है। आपको पता है ये कितने टाइम कट जाएगा, 6 × 18, यानी मैं लिख सकता हूँ 300 टाइम, 300 से यानी 300 का मल्टीपल ही आंसर आएगा, क्योंकि जीरो ही तो चिपकाने, हमसे पूछ रहा है टोटल इनकम कितनी है, यानी 100 की वैल्यू चाहिए, 300 था उसके पीछे 2 0 और चिपका दो, तो ये कितना आ जाएगा, 30,000। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल है, दिस इज प्रोपोर्शन इन दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। प्रोपोर्शन या समानुपात में मैंने आपको बताया था पहले 2 रेशियो बराबर होंगे, बाद के 2 रेशियो, या फिर इस चीज को मैंने ऐसे भी बताया था कि कोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 3.5 × x ये बराबर होता है बीच का मल्टीप्लिकेशन यानी 17.4 × 14। सब कुछ कैसे आया, तो आप रेशियो का 1 शॉर्ट वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे हर एक चीज का मैंने प्रूफ बताया बहुत अच्छे से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट में यहाँ पे नहीं बताऊंगा, वैसे बहुत बेसिक चीजें पता होगा आपको। देखो 3.5 का अगर मैं करूँ 4 गुना, 3.5 का डबल 7 गुना होता है, तो उसका 4 गुना यानी ये 4 टाइम कट गया, मुझे x चाहिए ना। 17 का 4 गुना 68 होता है, और 4 का 0.4 से और मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1.6 और आएगा, तो 68 और 1.6 कितना हो गया, ये 69.6 हो गया। 69.6 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन पहला। नेक्स्ट सवाल है, बोला गया कि 25 वास्तविक संख्याएं हैं अपने पास,
उनका समांतर माध्य 110 है। देखो समांतर माध्य की अगर मैं बात करूं तो समांतर माध्य कह लो या एवरेज कह लो, औसत कह लो, एक ही बात होती है। तो 25 नंबर है अपने पास जिनका समांतर माध्य या एवरेज में कह सकता हूं ये 110 है। वह क्या बोल रहा है, यदि 10 संख्याओं में प्रत्येक में 12.5 की वृद्धि कर दी। इसमें से क्या हुआ, 10 नंबर्स में हमने हर किसी में क्या बढ़ा दिया, प्लस 12.5 इंक्रीज कर दिया है, प्लस 2.5 कर दिया। अगर 10 नंबर में मैं 12.5 बढ़ाऊंगा हर किसी को, तो आपको पता है टोटल सम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टोटल सम है वो 125 ज्यादा हो जाएगा, 12.5 गुणा 10। और अदर जो 10 नंबर है प्रत्येक में 15 की वृद्धि कर दी। बाकी 10 नंबर पे क्या किया है इन्होंने, हर किसी को 15 बढ़ा दिया। तो अगर मैं पूछूं कि टोटल सम कितना बढ़ेगा, तो 15 बढ़ाया एक नंबर को, तो 10 नंबर पे यानी 150 सम यहाँ से बढ़ गया है। ठीक है, इतना सम इंक्रीज हो गया है। तथा शेष 5 संख्याएं, टोटल 25 थी, 10 संख्या 20 संख्या तो ये हो गई, तो बची हुई 5 संख्याएं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया हमने। तो पूछ रहा है कि नया समांतर माध्य जिसको हम अर्थमेटिक मीन कह सकते हैं या फिर आप एवरेज कह सकते हो, वो क्या होगा। बाकी 5 में तो कुछ छेड़खानी नहीं की, यानी उनको बढ़ाया नहीं है, तो उस पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो अगर मैं अब एवरेज निकालू कि न्यू एवरेज या न्यू औसत क्या होगा, तो पहले कितना एवरेज था, पहले आपका एवरेज 110 था। अब इस पे देखेंगे फर्क क्या पड़ा। तो देखो फर्क क्या पड़ा है कि सम कितना बढ़ा है आपका, 125 और 150 कितना हो जाएगा, ये आपका 275। इतना सम बढ़ गया दोनों को मिला के। ठीक है, यानी 275 सम बढ़ा है ना। अब ये जो सम बढ़ा है ये सारे नंबर्स पे बढ़ेगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज। तो सम में कितनी वृद्धि हुई वो हमने निकाल लिया। और कितने नंबर पर है ये, टोटल तो नंबर 25 थे, तो 25 पर बढ़ा है ये। समझ रहे हो ना आप एवरेज कैसे निकालोगे। पहले 110 था, ठीक है, आप देख लिया कि यार सम मेरे पास 275 बढ़ा है, तो इसको जितने नंबर थे उसमें बांट देंगे 25 में, तो कितना टाइम कट जाएगा, ये 11 टाइम। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जो नया एवरेज है वो कितना आ जाएगा, 110 पहले था, 11 और हो जाएगा, यानी 121 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। बोला गया कि सचिन ने क्या किया है, पहला पेन 630 रुपए में और दूसरा पेन 722 में खरीदा। पहले पेन पर वो 70% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और उसने 9% की छूट दे दी। देखो इसने क्या किया, सचिन ने 2 पेन खरीदे। कितने पेन खरीदे, 2 पेन खरीदे। एक पेन खरीदा इसने 630 रुपए का, और दूसरा पेन कितने का खरीदा इसने, दूसरा पेन इसने खरीदा है 722 रुपए का। अब क्या हुआ है कि पहले पेन पर इसने जो प्रॉफिट कमाया है वो 70% कमाया है, लेकिन खरीदार ने इससे मोल भाव किया और वो मान गया और 9% का डिस्काउंट दे दिया। देखो हमसे जो पूछा है ना आंसर में, टोटल प्रॉफिट पूछा है, रुपीज में पूछा है। तो सबसे पहले अगर मैं ये केस 1 की बात करूँ आपसे यहाँ पर, तो इसको टोटल कितना प्रॉफिट होगा, तो मैंने बताया था कि 70% इसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ मार्कअप हो रहा है। ये प्रॉफिट लॉस के 1 शॉट में मैंने बताया था कि मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का जो सक्सेसिव है वही प्रॉफिट लॉस परसेंट होता है। तो 70% प्रॉफिट पर हम बेच रहे हैं इसको, लेकिन उसमें 9 का डिस्काउंट और दे रहे हैं। तो 70 और 9 में सक्सेसिव लगा दो। सक्सेसिव कैसे लगाते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 ऐसे सक्सेसिव लगता है। अगर कोई वैल्यू प्लस की है तो उसको प्लस लिखेंगे, माइनस की है तो माइनस लिखेंगे। तो 70 बढ़ रहा है, यानी 70% का प्रॉफिट हो रहा है, 9 का डिस्काउंट मिल रहा है। 70 माइनस 9 माइनस परसेंटेज को रहने देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ 70 माइनस 9 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 70 गुणा 9/100। अभी हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल इसको प्रॉफिट हुआ कितना है यहाँ पे, क्योंकि होना 70% था, लेकिन ये मोल भाव करके नेगोशिएशन कर लिया और 9% का इसको डिस्काउंट है वो ऑफर कर दिया। तो 70 में से 9 जाएगा तो 61 बचेगा, माइनस 10 से 10 7 नाम 63 आएगा, यानी 6.3। 61 में से 6 जाएंगे तो कितने बचे अपने पास, 55 बचेंगे। ठीक है, और 55 में से 0.3 और जा रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ ये 55 में से 0.3 जाएगा, मतलब क्या 54.7% का प्रॉफिट हुआ है इस केस में। यानी यहाँ पे मैं प्रॉफिट देखूँ तो प्रॉफिट हुआ है मुझे 54.7% का पहले केस में। और दूसरे केस में क्या है, उसने दूसरा पेन 71% के प्रॉफिट पर बेच दिया। यहाँ कोई मोल भाव नहीं हुआ, यहाँ डायरेक्ट इसको प्रॉफिट हुआ है कितने का, 71% का। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो 630 का एक तो 54.7% निकालना है और एक 720 का 71% निकालना है। अब कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। 630 का निकालना है 54.7, तो 54.7% के लिए 100 से भाग 10 से 10 चलेगा। ठीक है, ये पॉइंट मतलब 0 से भाग देंगे तो पॉइंट का ही तो खेल है, वो पॉइंट बाद में लगा देंगे। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 3 इधर कर रहा हूँ, 63 गुणा 10, तो 3 7 21, 2 कैरी, 3 चौके 12 और 2 14, 1 कैरी, 3 पंजे 15 और 1 16, 16 से 41 आ गया। अभी 6 से करना है, 6 7 42 का 2, 4 कैरी और 6 चौके 24, 24 और 2 सॉरी
24 के बाद 4 कैरी आई थी ना, तो 24 और 4 28, फिर 2 कैरी, 6 पंजे 30 और 2 32, यानी ये आ गया 164, 2 और 1 3 और 1 4 और ये 3, 34,461 और 1 के बाद पॉइंट है 1 मिनट। हाँ ठीक है, 1 के बाद पॉइंट यहाँ था और 10 से भाग और देना है, यानी कि पॉइंट 1 और इधर खिसक जाएगा, यानी 344.61 का लाभ तो इधर है। कितना है? 344.61 रुपए का प्रॉफिट तो यहाँ हुआ एक। तो इधर और देखना पड़ेगा कि सेकंड केस में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो सेकंड केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, 722 का 71% निकालना है, 71/100, 100 से डिवाइड बाद में कर देंगे क्योंकि पॉइंट लगाने का ही तो खेल है। 71 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 71 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, दो बार ही तो करना है। 71 दूनी कितना हो जाएगा, 142, 14 कैरी, फिर 71 दूनी 142, 142 और 14, 142 में 14 जोड़ेंगे तो 156 का 6 आएगा। अभी 15 कैरी है, अभी 71 गुणा 7, अगर नहीं आता है तो 7 गुणा 71 कर लो ना। 7 को 70 से करते तो 490 आता, और चूंकि 1 से और एक्स्ट्रा करना है ना, वही 70 से हमने किया, यानी 7 और एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी 497 आएगा। और 15 कैरी ऑलरेडी थी, तो ये हो जाएगा 500 कितना 12, ये हो गया 512, और 100 से भाग देना था, यानी पॉइंट आएगा यहाँ, तो 512.62 का ये हो गया प्रॉफिट। बस हमसे रुपए में पूछा है तो कुछ नहीं करना है, अब इन दोनों का सम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो आपको पता है कितना आएगा, 2 और 1 3, हो सकता है पॉइंट्स वगैरह का थोड़ा बहुत फर्क हो, वैसे तो 3 इसी में तो यही होना चाहिए, पर करके देख लेते हैं। 6 और 6 12 का 2, ठीक है, 12 का कितना आ जाएगा 2, फिर 1 कैरी, 1 और 2 3, 3 और 4 7, देन अब कितना आएगा अपना 1 और 4 5, और 5 और 3 8, और 2 के बाद पॉइंट था, यानी 857.23 रुपीज एग्जैक्ट आ गया ये। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। बोलेगा कि राजेश के पास क्या है, 156 लीटर तेल ए है और 256 लीटर तेल बी है। क्या कह रहा है ये कि इसके पास 2 तरह के तेल है, एक तो है इसके पास 156 लीटर, ठीक है, और दूसरा क्या है 256 लीटर। 2 इसके पास तेल हो गए, तेल ए और तेल बी, 156 और 256। बोल रहा है वह एक समान कंटेनरों को 2 प्रकार के तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक ही प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरीके से भरे होते हैं। राजेश द्वारा अपने उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन निकालना है। अधिकतम आयतन, और ऐसे सवालों में पढ़ने से ही समझ आ रहा होगा अधिकतम आयतन मतलब क्या है। SCF अपन को चाहिए ताकि राजेश के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल इन कंटेनरों में भरे जा सके। यानी बेसिकली क्या करना है, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। ऐसे सवालों में लैंग्वेज पढ़ के ही समझ आ जाता है। वैसे अगर आपने HCF LCM पढ़ा होगा तो हम यहाँ आ रहा है, तो इस वर्ड से आ जाएगा अधिकतम आयतन, यानी मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम मतलब होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, SCF होगा 156 और 256 का। और HCF आपको कभी भी खुद से निकालने की जरूरत नहीं है। SCF निकालने का तरीका क्या होता है, वैसे तो आपको पता ही है SCF कैसे निकालते हो, बहुत सारे तरीके पढ़े होंगे आपने। दूसरा एक ये भी तरीका होता है कि SCF कभी भी उनके डिफरेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी 256 और 156 का डिफरेंस यानी 100 होगा या 100 का कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, मतलब SCF क्या होता है ना, इस पर बेस्ड कभी सवाल बन जाते हैं, तो आप याद रखो कि किन्हीं भी 2 नंबर का SCF उनके डिफरेंस से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिंपली डिफरेंस निकाला और बोल दिया ये SCF होगा, नहीं, वेरीफाई करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो 6 है, तो 6 नहीं हो सकता, इसका फैक्ट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 6 से 156 तो कटेगा ही नहीं ना भैया, सॉरी 6 से 156 कट जाएगा, 256 नहीं कटेगा, क्योंकि 6 चौके 24, फिर यहाँ पे 1 बचा 16, तो 6 नहीं हो सकता। 4 हो जाएगा, 4 का रूल है कि लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए, तो 4 से हो रहा है, 10 से होने से रहा क्योंकि कहीं भी 0 मुझे नजर नहीं आ रहा है। 13 से तो होगा नहीं, क्योंकि 13 बार 156 तो यहाँ हो गए, पर फिर 100 और एक्स्ट्रा बचे, और 13 के पहाड़े में 100 एक्स्ट्रा कहीं आता नहीं है। यानी सिंपली कहने का मतलब है कि 13 को जब 256 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है। जबकि SCF तो क्या होता है, इनका ऐसा एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जिससे वो कटेंगे, तो 4 आंसर आ जाएगा। बाकी आप निकाल सकते थे इनके फैक्टर करके, बट मैं ये वाला तरीका जो आप फैक्टर करके निकालते हो वो यहाँ सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उससे ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो बाई ऑप्शन से जाओ। नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पर, हमसे बोल रहा है कि AB क्या है, CD के समांतर है। समांतर है तो समांतर बना देते हैं। ये एक लाइन हो गई और ये एक लाइन हो गई, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया AB और इसको नाम दे दिया मैंने CD, क्योंकि सवाल में बोला है नाम देने के लिए कि AB और CD क्या है, पैरेलल लाइन है, तो ये मैंने पैरेलल का सिंबल बना दिया। बोल रहा है एक त्रियक रेखा है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है PQ, जो AB और CD को E और F पर काटती है। एक त्रियक रेखा मैंने बनाई इस तरीके से, ठीक है।
ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, P और Q जो ए बी और बी सी को किस पॉइंट पर काट रही है, पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ पर। तो ये पॉइंट ई और पॉइंट एफ हो गए। एंगल पीईबी 56 है, पीईबी दूसरे कलर से लिख दूं क्या, पीईबी यानी दिस एंगल इज व्हाट 56 डिग्री। जी है वो ए बी और सी डी के बीच एक पॉइंट है, ए बी और सी डी के बीच पॉइंट जी है। अब देखो जी के बारे में नहीं बोला गया है कि कहाँ लेना है, तो या तो वो सवाल पढ़ने से आगे समझ आ जाएगा या एंगल से समझ आ जाएगा। देखो मान लो जी को मैंने यहाँ मान लिया, सपोज कि जी यहाँ है, ए बी और सी डी के बीच में, लाइन पे नहीं मानना है, ठीक है, लाइन पे नहीं मानना है जब तक बोले ना। तो यहाँ मैंने मान लिया जी, बोल रहा है कि बी ई जी 32 है, बी ई जी अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो आपको पता है बी ई जी ऐसे आ रहा है, यानी ये एंगल आएगा कि ये एंगल 32 है, नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि फिर जी इधर नहीं आएगा आपका, इधर कहीं लो आप जी को, बी ई जी अब लग रहा है कि ये 32 हो सकता है, यानी ये वाला जो एंगल है ये क्या हो गया 32 हो गया। और जी एफ ई 47 है, जी इसको यहाँ से मिला दिया मैंने, एफ, एक सेकेंड, ये हो गया जी एफ और ई, यानी ये वाले एंगल की बात कर रहा है, ये वाला एंगल क्या है 47 डिग्री है। सवाल में पूछा क्या है हमसे, ई जी एफ पूछा है इन्होंने। ई जी एफ का मतलब क्या है, कौन सा एंगल पूछा है, ई जी एफ यानी दिस एंगल, ये हमें एंगल बताना है। चूंकि हमें पता है कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है, जैसे यहाँ पे क्या है पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो पूरा एंगल बनता है ये 180 डिग्री होता है। ये 56 था, ये 32 था, दोनों का सम करोगे तो आप 5 और 3 8 80 और 6 8 8 और हो जाएगा, यानी 88 आ रहा है। अगर ये 88 आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल कितना होगा, 180 में से माइनस कर दो क्या 88, तो 12 जोड़ा तो 100 पे पहुंच गया मैं, ठीक है, और फिर 80 और है, यानी 80 और 12 मैं कह सकता हूँ 92 आएगा, यानी जो ये वाला एंगल है आपका 92 आएगा। चूंकि ईजी है, एक ट्राइंगल है, तो तीनों एंगल का सम 180 होगा, ये 92 ये 47, दोनों का सम करेंगे तो आपको पता कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 130 और 7 और 2 9, 130 और 9 यानी 139। तो ये कितना आएगा, 180 में से 139 गया तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। वैसे भी देख लो कि एक जोड़ा तो 140, उसके बाद 40 और जुड़ेगा, यानी ये जो एंगल है ये आपका कितना आ जाएगा 41 डिग्री आ जाएगा। यही सवाल का आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे चल रहे हैं हम। मुझे लगता है ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इजी क्वेश्चन था ये। बोल रहा है कि एक डैश का अंकित मूल्य इतना रुपए है जो सीपी से 25% ज्यादा है, इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है। देखो क्या कह रहा है ये कि सीपी से 25% ज्यादा है, यानी मार्कअप कर रहा है। अभी मैंने बताया था कि मार्कअप परसेंट, तो ये क्या हो गया मार्कअप हो गया, और अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दे दिया। तो मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का सक्सेसिव क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है। ऐसे सवालों में वैल्यू की कोई जरूरत हमें नहीं होती है। तो सक्सेसिव कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, तो ये बढ़ रहा है तो प्लस, और चूंकि डिस्काउंट है तो ये माइनस। बस कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है, मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट होता है। तो 25 - 4 - 25 गुणा 4/100, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखो 25 से ये 4, क्योंकि ये पूरा 100 ही तो बन रहा है, ये 25 और 4 100 है, इससे पूरा 100 कट गया। 25 - 4 21, और 21 में से क्या जाएगा 1 और जाएगा, यानी जो प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा 20%। 20% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कैसे सॉल्व करते हैं एक बार फिर बता देता हूँ, इसके बाद आएगा तो डायरेक्ट करवाऊंगा, फिर मुझसे मत कहना कि समझ नहीं आया। 26 40 22 और 34। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले इनका डिफरेंस लो। इनका डिफरेंस कितना आएगा 14, फिर इन दोनों का डिफरेंस लो 12। स्टेप अगर ऐसे नहीं है तो कॉपी में लिख लो। सबसे पहले क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, उसके बाद इसको सिंपल फॉर्म में जितना हो सकता है बदलना है। 2 6 की 12, 2 से 14, इससे ज्यादा सिंपल फॉर्म में मैं बदल नहीं सकता हूं, तो ये आ गया 7:6। अब तुम्हें क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या करना है, ये वाला जो रेशियो है 7, और आपके पास कौन थे 2 रेशियो, एक 7 एक 6 है, ये वाला जो रेशियो है इसको मल्टीप्लाई करना है इस पहले वाले के साथ, और ये जो 7 है इसको मल्टीप्लाई करना है तीसरे के साथ, और उनका पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। यानी एक तो क्या आएगा 22 गुणा 7 154 आएगा, दूसरा क्या है 26 गुणा 6 ये कितना हो जाएगा 156। इन दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। पॉजिटिव डिफरेंस लो या कैसा लो कि मोड लेना है। ये क्या है मोड, मोड का मतलब ही होता है पॉजिटिव वैल्यू लेना। पिछले वाले सवाल में पॉजिटिव वैल्यू पे 0 बन रहा था तो नेगेटिव हमें लेनी पड़ी, बाकी तरीका यही है। ये तो क्या किया है देखो मैं वापस समझा देता हूँ। पहले सबसे पहले हमने नंबर लिखे, पहले 2 के डिफरेंस लिए, बाद के 2 के डिफरेंस लिए, डिफरेंस को सिंपल रेशियो में बदला, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो बाद वाला रेशियो है इसको पहले वाले से मल्टीप्लाई करना है, और इधर वाला जो रेशियो है पहला रेशियो इसको तीसरे नंबर से, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है।
और उनका पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। ये जो डिफरेंस आएगा ये इन रेशियो में का जो डिफरेंस है उसके बराबर होगा, यानी ये 7 रेशियो माइनस 6 रेशियो, इन रेशियो का डिफरेंस। तो रेशियो का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू है। 156 माइनस 154 2 आता है, यानी तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई। जो 1 यूनिट की वैल्यू होती है ना वही x होता है, यानी क्या पूछ रहा था ना यहाँ पे क्या जोड़े, तो हम क्या जोड़ रहे हैं, x जोड़ रहे हैं, तो x अपने पास 2 आ गया, x 2 आ गया, तो अब फर्दर जो बोल रहा है वो अब निकाल सकते हैं। बोल रहा है कि ये समानुपात में है तो y की वैल्यू निकालो। अभी बताया था प्रोपोर्शन का क्या है कि कोनों का मल्टीप्लिकेशन और बीच वालों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 4x है तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 2 इंटू फिर इधर कोने में क्या है 7x माइनस 6, एक्स की वैल्यू 2 रखी, 7 दूनी 14, 14 माइनस 6 8 आएगा। ये कोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है बीच वालों का मल्टीप्लिकेशन। बीच में y गुणा y है मतलब y स्क्वायर हो जाएगा। देखो 4 और 2 मिलके 8 बना रहे हैं, 1 8 ऑलरेडी है, तो 2 8 हो गए। 2 8 बराबर क्या है, 8 का स्क्वायर बराबर y स्क्वायर, तो y कितना आ गया 8 आ गया। और सवाल में हमसे पूछा क्या गया था, वैल्यू ऑफ y पूछी थी, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे हम चल रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है कोई यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर किसी कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे हम चल रहे हैं और काफी आराम से मैं समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि अतुल का जो वेतन है वो 10,000 पर मंथ है और 6,000 रुपये वो घर के किराए पर और 2,500 रुपये बिलों पर खर्च करता है मंथली, ठीक है। और बाकी है उसकी जो क्या है सेविंग है, एक साल में उसकी सेविंग हमें निकालनी है। यदि जन्मदिन के महीने में उसने सारी जो सेविंग है, सारी जो बचत है वो खर्च कर दी, तो देखो इसका जो इनकम है वो आपको क्या है मंथली गिवन है। मंथली कितना गिवन है, 10,000 रुपये मंथली गिवन है। इस 10,000 में से ये 6,000 और आपके 2,500 रुपये खर्च कर देता है किस पे, हाउस रेंट पर एंड बिल्स पर। तो 10,000 में से 6,000 और 2,500 यानी 8,500 तो खर्च कर दिया। तो सेविंग कितनी बचेगी इसकी, अगर मैं आपसे सेविंग पूछूं, और सेविंग कितनी 1 मंथ की सेविंग, तो आप बोलोगे सेविंग बचेगी टोटल 10,000 है जिसमें से 8,500 खर्च कर दिया, यानी 1,500 रुपये बचेगी। 1,500 रुपये पर मंथ कमा सेविंग कर रहा था ये। अगर 12वें महीने में मुझे करना होता तो 12 से मैं मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन यहाँ पे एक लाइन बोली है कि जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी सेविंग खर्च कर दी। मतलब जो सेविंग रही होगी वो 12 महीने की नहीं, अब 11 की रहेगी, क्योंकि एक महीने की जो सेविंग थी वो उसने बर्थडे के मंथ में खर्च कर दी। तो जो सेविंग रहेगी ओनली वो अब कितने महीने की रहेगी, वो रहेगी आपकी 11 मंथ की, 11 मंथ की, ठीक है। तो आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 15 11 15,000 और 15 एकम 15 यानी 16,500 रुपये। 16,500 रुपये यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है एक लंबवर्ती शंकु है, कौन पे पहले ही ऑलरेडी क्वेश्चन आ गया, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एक और चेप दिया इन्होंने। कौन इस तरीके से होता है, जिसका कर्ड सरफेस एरिया 5400 पाई है, वो भी कर्ड सरफेस एरिया पे ही पूछा था। पाई आर एल की वैल्यू क्या है, 5400 पाई है। पाई से पाई को हमने काट दिया। बोल रहा है आधार का व्यास 144 है, डिट्टो सवाल पूछ दिया यार, डिफरेंट वैल्यू देके। देखो अगर व्यास 144 है तो मैं कह सकता हूँ रेडियस तो आधी होगी यानी 72 होगी। रेडियस क्या होगी 72 होगी, तो आर की जगह यहाँ पे 72 रख दूँ, आर की जगह रख दिया मैंने 72 इंटू एल इज इक्वल टू 5400। अब इसको काट ले अगर आपकी इजाजत हो, तो नहीं होगी तब भी काटूंगा, खैर मैं तो 9 8 72 और 9 6 की 54 यानी ये 600 आ गया। एल चाहिए तो 8 से और काट लेते हैं, 8 7 तो 56, फिर कितना बचेगा आपके पास 4, तो 40 हो जाएगा, 8 5 40 यानी एल 75 आ गया। एल क्या होता है स्लैंट हाइट, यानी कि ये वाला है। देखो अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या बन रहा है, समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम रेशियो तो ले ही सकते हैं ना। तो अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो ये 72 है और एक 75 है, इनका रेशियो लूँ तो मुझे बताया यार 3 से तो कट रहा है, ये 3 से जाएगा 24 टाइम और 3 से जाएगा 25 टाइम। अब ये देख के मेरे दिमाग की बत्ती जल गई और आपकी भी जलनी चाहिए थी कि यार कहीं तो मैंने पढ़ा था कि 7 24 25 ट्रिपलेट होता है। तो बेसिकली क्या है आंसर, एक तो 7 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही ऑप्शन है। दूसरा अगर एग्जैक्ट निकालना है, क्योंकि इन्होंने हाइट ही पूछा है ना, तो हाइट क्या आएगा 7 इंटू, क्योंकि इस रेशियो को क्या किया हमने 3 से काटा है ना, तो 3 से काटा है तो एक्चुअली में तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, ओरिजिनल वैल्यू तो तभी आ पाएगी। तो 7 इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये 21, ठीक है। ट्रिपलेट बहुत काम की चीज है यार, याद होनी चाहिए। ये 3 से काटा था तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 आ जाएगा ये। नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है। बोल रहे किसी वृत्त की एक जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण और वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण के बीच अनुपात सेंटर पर और सरकमफ्रेंस पे पूछा है, तो 2:1 हो जाएगा ऑप्शन सी। कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, नहीं पता है तो
देखो क्या बोला गया है सवाल में, पहले तो एक सर्कल बनाते हैं सुंदर सा, आज एकदम सुंदर बनाऊंगा। पहले मेरे को कुछ ट्रिक होती है जो नहीं पता थी, मैं खुद से बना देता। कैसा भी गंदा बना दो ये अपने आप उसको अच्छा बना देता है। ठीक है, देखो बहुत बेकार सा बनाता हूँ, चलो ये तो कुछ ज्यादा ही बेकार बना दिया तो नहीं बन पाया, बाकी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाऊंगा ना तो ये सर्कल बना देगा। देखो बन गया ना सुंदर सा। तो आज के बाद हमारा सर्कल सुंदर बनेगा। क्या बोला गया कि किसी वृत्त की एक जीवा द्वारा, मान लो ये कोई कॉर्ड है, केंद्र पर बनाया गया कौन, मान लो यहाँ पे ये सेंटर है, इस पर मान लो ये इस तरीके से एंगल बन रहा है कि ये एंगल मैंने मान लिया कि ये थीटा है। तो केंद्र पर बनाया गया कौन है, वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात। देखो इसी बेस पर मैं क्या बना रहा हूं, सरकमफ्रेंस, वृत्त की परिधि पर एंगल बना रहा हूं। तो याद रखना है आपको कि अगर सेम बेस कह लो, मतलब बेस की बात करूं तो इस सवाल में ये वाला बेस हो जाएगा, या सेम आर्क कह लो, सेम आर्क की बात करूं तो ये वाला आर्क होगा। सेम बेस या सेम आर्क पर क्या होता है, जो एंगल बनता है, अगर सेंटर पर थीटा बन रहा है तो सरकमफ्रेंस पे क्या बनता है, इसका आधा बनता है, यानी θ/2। अब ये सिर्फ यही नहीं, इसको कहीं भी बना दो, ये अपने पास एक बेस हो गया फिक्स, इस पर कहीं भी एंगल बना दो, इधर बना दो, यहां से यहां बना दो, कहीं भी बना दो, आधा होता है। या ये कह सकते हो कि अगर सरकमफ्रेंस पर θ/2 है तो सेंटर पर डबल होता है, कैसे भी कह लो। तो ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर सेंटर पर थीटा बन रहा है तो सरकमफ्रेंस पर कहीं भी बनाओ आधा बनेगा। अब देखो पहले पूछा किसका है, बोल रहा है कि सेंटर पर बनाया गया कोण है, वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण का अनुपात क्या होगा, ये थीटा है तो यहाँ θ/2 बनेगा। चाहो तो इसको 2θ ले सकते थे तो वो थीटा हो जाएगा, बात एक ही है, यानी जो आंसर क्या हो जाएगा वो 2:1। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर ने गलती करने के लिए 1:2 भी दे दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गलती से जल्दी में 1:2 मत लगा देना, इसलिए मिस्टेक लोग कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि पहले किसका पूछा है। बोल रहा है कि 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटे 5 मिनट में साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो क्या है, रिमेनिंग दूरी का 4/3 है। उसकी चाल हमें निकालना है। देखो कैसे भी कर लो, एक्स करके कर लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी वो करनी पड़ेगी। हमसे पूछ रहा है स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो सवाल में क्या बोला गया है कि टोटल जो दूरी थी वो कितनी थी, 37 किलोमीटर थी। उसने 1 घंटा 5 मिनट चल लिया, 1 घंटा 5 मिनट मतलब क्या है, 65 मिनट। ठीक है, 65 मिनट है। 65 मिनट में क्या हुआ, वो चलने के बाद उसके द्वारा उसको पता लगा कि उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है, यानी उसने जितने अभी तक दूरी जो तय करी है वो बची हुई दूरी का क्या है, 4/3 थी। बची हुई दूरी का 4/3 है। चाहो तो ऐसे मान लो कि बची हुई दूरी 1 यूनिट है। ये 1 यूनिट क्या मानी है मैंने, रिमेनिंग डिस्टेंस 1 मान लो, या अगर रेशियो थोड़े इजी बनाने हैं तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप मान सकते हो 4, उसका 3/4 निकालना इजी हो जाएगा। अगर आपको उतना भी कंफ्यूजन में नहीं जाना है तो सिंपली मैंने मान लिया कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, जो अब डिस्टेंस बच रही है वो क्या है, 1 यूनिट है। इसको आप x भी मान के कर सकते थे, वैसे भी हो जाएगा, बट x में नहीं लेना चाह रहा हूँ। रिमेनिंग दूरी अभी 1 है और उसको 1 घंटे 5 मिनट बाद पता चला कि उसने अब तक जो दूरी तय करी है वो रिमेनिंग का 4/3 है। यानी ये तो रिमेनिंग डिस्टेंस है, उससे पहले इसने कितनी तय करी है, रिमेनिंग का 4/3। रिमेनिंग मैंने 1 मानी तो 1 का 4/3, तो 3 इधर चले जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ पहले उसने 4 दूरी चल ली, अभी इसने 3 दूरी चलेगा। यानी जो टोटल दूरी है आपके पास वो 4 + 3, यानी मैं कह सकता हूँ 7 यूनिट आई है। और सवाल में ये 7 यूनिट है, इसकी वैल्यू 37 किलोमीटर दे रखी है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 37/7 हो जाएगा। 37/7 किलोमीटर पूछ क्या रहा है पहले वो देख लेते हैं। बोल रहा है उसकी स्पीड निकालनी है। देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कौन सा पता है हमें, कौन सी दूरी का टाइम आपको पता है, पहली वाली दूरी का, जब वो 1 घंटा 5 मिनट चला है यानी 65 मिनट चला है, वो वाली दूरी का क्या पता है हमें, टाइम पता है। तो डिस्टेंस भी स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम तो हो गया भैया आपका 65 मिनट, मिनट को वैसे आवर में बदल सकते हो तो 60 का लगेगा भाग, जो कि ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने। अब मुझे डिस्टेंस और चाहिए, तो 1 यूनिट डिस्टेंस की वैल्यू 37/7 है, लेकिन जो स्टार्टिंग के 65 मिनट में जो डिस्टेंस चला था वो तो 4 चला था, तो इस केस में जो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 37/7 × 4, ये हो जाएगा। 37 चौके कितने होते हैं, तो देखो 37 का डबल होता है आपका कितना, 74, और 74 का डबल क्या हो जाएगा आपका पास, 7 दूनी 14, यानी 148, यानी ये आएगा 148, और इधर क्या है 7। अब भैया कैलकुलेशन तो है, करनी पड़ेगी। 5 से जाएगा 12 टाइम, 5 से जाएगा 13 टाइम, तो नीचे क्या बच गया अपना 91 बचा है, और ऊपर क्या है 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 8 96, 9 कैरी
12 चौके 48, 48 और 9 57, ठीक है। फिर 5 कैरी और 12 एकम 12, 12 और 5 17, तो ये आ गया 1776/91। अब इसको काटते हैं। देखो अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको 90 मान लूं, क्या मैंने माना 90 माना, तो 90 का जब मैं अगर 20 गुना करता हूं तो आपको पता है क्योंकि 1700 है ना, 90 का इजी मल्टीपल 1800 के आसपास आएगा। यानी इसको मैं 91 ना मान के 90 मानूं तो मुझे पता है इसको जब मैं 20 टाइम कर रहा हूं तो 1800 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1800 आ रहा है। जब मैंने क्या किया, नीचे वाली वैल्यू घटा दी, 4 से 3 कर दी, नीचे वाली वैल्यू को घटा रहा हूं तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी आएगी क्योंकि 3 चौके 12 और यहाँ पे क्या हो रहा था 4 3 12। यानी जब नीचे, सिंपल सी बात है ना यार, नीचे की वैल्यू आप घटाओगे, पहले बड़ी संख्या से भाग दे रहे थे अब छोटी से दे रहे हो तो आंसर ज्यादा आएगा। यानी नीचे मैंने 91 में से 90 ले लिया, जब 90 ले लिया तो 90 का 20 गुना कर रहा हूँ तो 1800 आ रहा है। 20 गुना कर रहा हूँ तब 1800 आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में तो 1800 भी 1776 से ज्यादा है। यानी मैं ये कह सकता हूँ सिंपली, अगर तुम लोगों को समझ आ रहा है तो आंसर है वो लेस देन 20 होगा कि नहीं? लेस देन 20 होगा, मतलब 19 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। लेस देन 20 चाहिए, ये दोनों ऑप्शन होने से रहे। 14.5 बहुत ज्यादा दूर हो गए, ये आ जाएगा। जिन लोगों को बात समझ नहीं आई है वो सिंपली भैया अपना डिवाइड कर लेना 91 से, ठीक है। दोबारा मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है चीजें समझ आ गई होंगी। सिंपल सी बात है, नीचे अगर आप वैल्यू घटा रहे हो, 91 से 90 कर रहे हो, नीचे घटा रहे हो तो आंसर बढ़ेगा। उसका लॉजिक मैंने बहुत ही आसान तरीके से बता दिया है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोल रहे एक मीनार है जिसके शीर्ष का भूमि पर स्थित एक पॉइंट से उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। कहानी कुछ इस तरीके से है भैया कि आपके पास ये एक मीनार हो गई, ठीक है। मीनार के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक पॉइंट है, मान लो ये भूमि है, यहां पर एक पॉइंट हो गया। मीनार के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से इसका उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री गिवन है। बोल रहा है वह बिंदु मीनार के पाद से 48 मीटर दूर है। ये जो पॉइंट है मीनार का पाद क्या होगा, ये वाला, इससे क्या है 48 मीटर की दूरी पर है। हमसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई बता दो। आपको पता है कि 10 निकालते हैं हम इसमें। 10 क्या होता है 1/√3, ये 1 होगा तो ये √3 होगा। 10 थीटा निकाला, 10 थीटा लंबा टादा, ये 1 ये √3 चाहिए होता तो इसको भी निकाल लेते, 2 हालांकि यहाँ पे चाहिए नहीं। यानी √3 की वैल्यू आपके पास 48 है और हमसे पूछ रहा है मीनार की हाइट यानी 1 की वैल्यू चाहिए। √3 की वैल्यू 48 है तो 48 में √3 का भाग दोगे तो कितना आओगे ये बता दो। 16√3 आएगा, क्योंकि 48 को मैं लिख सकता हूँ 16 गुणा √3 ऐसे मैंने लिख दिया और √3 से भाग दूंगा तो एक √3 कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू 16√3 आ गई। और सवाल में भी हमें क्या निकालना था, 1 यूनिट निकालना था, यानी 16√3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ी सी देर रुको, पानी पी लेता हूँ, गला सूख रहा है। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोला गया कि एक पाइप है वो किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है। देखो डाटा में कुछ थोड़ा इश्यू हो ना तो मैनेज कर लेना, ये चैट जीपीटी से बनाया है। अब अगली स्लाइड, अगली वीडियो से मैं क्या करूंगा कि प्रॉपर जो एग्जाम में आया ना वही मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके डाल दूंगा। एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है तो 10 मिनट में हमने भर दिया, जबकि दूसरा पाइप भरे हुए टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। चाहो तो इसको ये मान लो कि ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है, ये 20 मिनट में खाली कर सकता है। एलसीएम आएगा 20, 10 दूनी 20, 20 एकम 20, ठीक है। क्या बोला गया आगे हमसे, खाली करने वाला है, माइनस लगा दिया है मैंने, ठीक है। दोनों पाइपों को अगर हम एक साथ खोल दें तो टैंक पूरी तरीके से भरने में कितना टाइम लेगा, मिनट में डाटा था तो मिनट में ही आएगा। देखो टोटल 20 भरना था और दोनों को हमने एक साथ खोल दिया। एक साथ क्या हो रहा है कि ये तो 2 यूनिट भरता है और 1 यूनिट खाली होता है, क्योंकि खाली करने वाला है तो मैं कह सकता हूँ 1 मिनट में 1 यूनिट भरा जाएगा, तो 20 को भरने में 20 मिनट लग जाएंगे, यानी ऑप्शन सी हलवा क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं टाइम लेके बना रहा हूँ, आपको पता है सीजीएल के वीडियो बनाते हैं तो वही मैक्सिमम 30-35 मिनट में बना देते हैं। अभी थोड़ा स्लो में करवा रहा हूँ जिससे सब लोगों को थोड़ा समझ आ जाए, बाकी बाद में हम स्पीड बढ़ाएंगे। बोल रहे हैं कि 12 स्टूडेंट हैं, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स विषय में उनके अंक इस प्रकार हैं जहाँ x और y मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है। यदि अंकों का परास वर्ड हो सकता है आपने नहीं सुना हो, परास को बोलते हैं हम रेंज या परास क्या होती है, रेंज या परास परिसर भी बोला जाता है काफी जगह, क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू, डेटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस इज कॉल्ड रेंज। कितना रेंज है, ठीक है, सुना होगा तुमने रेंज वर्ड। तो बोला गया था कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू x और y है और परास 70 है यानी रेंज 70 है और औसत यानी एवरेज 64 है। देखो x और y क्या थे, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू थी, तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू सवाल में y गिवन है, मिनिमम x गिवन है
और बोला है कि परासित होता है ये मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये 70 है, तो एक इक्वेशन तो आ गई अपनी यहाँ से। और क्या बोल रहा है कि एवरेज 64 है, यानी सबका सम करोगे डिवाइड करोगे, 12 विद्यार्थी हैं तो 12 से ये 64 है। लेकिन एक चीज और देखो, यहाँ पे एक दो आप ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते थे। बोल रहा है कि x क्या था, x मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू इसका मतलब क्या है कि x को 28 से छोटा होना पड़ेगा कि नहीं, मुझे ये बता दो। x मिनिमम है ना, मिनिमम है तो 28 से तो छोटा ही आएगा। x को 28 से छोटा होना पड़ेगा भैया। 28 से छोटा इधर तो मुझे नजर आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं है। 28 से छोटा यहाँ पे नजर आ रहा है बट यहाँ नहीं है। दो ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गए, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस 70 है तो वो यहाँ पे भी 70 है, यहाँ पे 70 है, तो अभी कुछ आप नहीं कर सकते हो। आगे क्या बोला गया कि इनका एवरेज है 64। देखो एवरेज निकालने के लिए कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेविएशन मेथड लगाएंगे। डेविएशन मेथड अच्छा है लेकिन यहाँ पे डेविएशन इजी थोड़ी ना पड़ेगा भाई। तुम कोई भी नंबर लोगे डेविएशन, मान लो एवरेज 40 मान लिया, फिर उसका हर किसी से डिफरेंस देखोगे। उससे बढ़िया सिंपली आपके जोड़ दो, 8 5 13, 13 6 19, 19 और 8 कितने हो जाएंगे 27, 27 और 3 30, 30 और 5 35 और 1 36, 36 9 45, 45 और 3 48 का 8, ठीक है। फिर कितनी आई आपके पास 48 है ना, 8 4 कैरी आई। अब 4 को और जोड़ दो, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 5 14, 14 और 7 21, 21 से 27, 27 से 33, 33 और 8 कितने हो जाएंगे आपके पास 41, 41 7 48, 48 और 8 कितने हो जाएंगे 56, और 56 और 8 64, यानी 648। तो ये आ गया नंबर्स। एवरेज के लिए क्या है, सबका सम करेंगे तो इसमें x भी है और y भी है। सबका सम एवरेज कैसे निकलता है, टोटल सम डिवाइड बाय नंबर 12, ये बराबर है एवरेज 64। यानी मैं कह सकता हूँ 12 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, 64 गुणा 12, 64 गुणा 12 मतलब 12 चौके 48, 4 कैरी और 12 छके 72 और 4 76, यानी 768, ठीक है। मुझे चाहिए x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स कह लो, एक ही बात है। तो वो कितना आएगा 648 में से मुझे 768 माइनस करना है, तो सिंपली समझ आ रहा है कि 120 आ जाएगा। हमें y चाहिए। देखो y क्या था, यहाँ पे y है प्लस का, इधर भी y प्लस का है, तो प्लस की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग, क्योंकि दोनों को जब जोड़ोगे तो x x कट जाएगा, 2y आएगा। तो यह आएगा 190, 190 का आधा, 190 का आधा कितना हो जाएगा आपके पास 95, यानी y 95 आएगा। पहली वाली वैल्यू x को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी y को रिप्रेजेंट कर रही है, और y 95 इसमें 93 है, ये नहीं हो पाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप निकाल सकते थे। x कैसे निकालोगे, दोनों को घटा के 2 का भाग 120 माइनस 70, कितना आ जाएगा 120 माइनस 70 50, 50 बटे 2 यानी कितना आ जाएगा 25। हालांकि जरूरत नहीं थी क्योंकि y में निकाल चुका था, y की वैल्यू 95 एक में ही थी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हर कोई इसको सॉल्व कर लेगा, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, पर वैल्यू पुटिंग में करके चेक करना चाह रहा हूँ। देखो जनरली हम ट्राई करते हैं 0 लेने का, लेकिन जब 0 लेंगे ना तो देखो ऑप्शन भी सेम नहीं बनने चाहिए, जो पहले टर्म तो 0 ही हो जाएंगे ना। यानी यहाँ भी 8 बच रहा है, यहाँ भी 8 बच रहा है, इधर भी 6 बचेगा, इधर भी 6 बचेगा। अगर मैं x 0 लेता हूँ तो 0 नहीं ले सकता भैया, फिर कुछ ले लो, 1 ले लेते हैं। 1 लिया तो 2 और 3 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी 21 बनना चाहिए 1 लेने पर। इधर देखो 1 लूंगा तो 10 और 3 13 8 21, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। 12 और 4 16 8 24 नहीं होगा, 3 और 7 10, 10 और 6 16 नहीं होगा, 21 चाहिए ना हमें तो, और 10 से 14 6 20 ये भी नहीं होगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। मुझे पता है कि a² - b² है, a + b * a - b आप कर सकते थे पर नहीं करना है क्योंकि उससे भी कम टाइम हो जाएगा वैल्यू पुटिंग से। सवाल है, बोल रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक निकालना है। बहुलक होता है भैया मोड, ठीक है। तो x का मान बताना है। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे मोड निकालना है। और जिन लोगों को नहीं पता है, मैंने एक 1 शॉट वीडियो कराया था स्टैटिक्स का, एक आपको सीरीज मिलेगी 1 शॉट वीडियो, इसमें सबसे पहला वीडियो 1 शॉट का ही है। अभी काफी सारे टॉपिक करवा रहा हूँ, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, ये पूरा स्टैटिक्स का देख सकते हो, वो सफिशिएंट है, उसमें मैंने सब कुछ करवाया है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले जो 1 शॉट वीडियो मैंने करवाया था, वहीं से मैं फॉर्मूला इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देखो उसमें आपको पता है, वो स्टैटिक्स में आपके पास 3 चीजें मेनली आती हैं। एवरेज, जिसको आप माध्य भी कह सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपके पास, मीन कह लो या एवरेज कह लो, एक ही बात है। दूसरा होता है मोड। मोड क्या होता है, जो डाटा में सबसे ज्यादा टाइम रिपीट होता है उसको मोड कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और एक होता है माध्यिका, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो आपके पास बीच की वैल्यू आती है वही क्या हो जाती है, आपकी मीडियन हो जाती है, ठीक है। हालांकि उस पर सवाल आएगा तो देखेंगे, वहां बताएंगे, बाकी 1 शॉट देख लो आप, ठीक है। देखो फॉर्मूला मोड का क्या होता है, L + f1 - f0 / 2f1 - f0 - f2 * h। बेसिकली अपन को एक मॉडल क्लास निकालनी होती है पहले, उसमें बताऊंगा मैं कि f0 क्या होता है।
जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे तो सब कुछ तो आप पढ़ सकते हो। आपकी क्या होगी, जो तीन देखो हर जगह ना ये फॉर्मूला आपको थोड़ा बहुत अलग अलग मिलेगा, कोई इसी को कुछ थोड़ा बहुत F1 F2 ये चेंज कर देता है, पर इस सीक्वेंस में मैंने लिखा है कि आपको ना तो इसको कभी भूलोगे, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लो, जो चीजें लिखी है ना वो भी आप याद कर लो, यहाँ पे देख लो, मैं एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ, ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे अभी सिर्फ डायरेक्ट पढ़ने से समझ नहीं आएंगी, जब क्वेश्चन करवाऊंगा ये वाला तो ज्यादा चीजें समझ आएंगी। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ना आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, ये इसको लिटाया हुआ है, इसको मैं खड़ा कर रहा हूँ, जिससे थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो पाएगा आपके लिए। पॉज करके लिख दूंगा, टाइम वेस्ट होगा। तो देखो अभी हमें क्या करनी होती है, मॉडल क्लास हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अब चूंकि इस सवाल में तो क्या है ना, यहाँ पे आपको x की फॉर्म में ये दे दी, अगर x की फॉर्म में नहीं देता और आपसे मोड पूछता तब थोड़ा ये अलग क्वेश्चन बनता। अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप वन शॉट वीडियो देख लेना, उसमें क्लियर हो जाएगा सब। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मॉडल क्लास या मोड की जो क्लास कौन सी होती है, जो क्लास होती है उसकी जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट होगा। अब सिंपल सा बात है, इन्होंने x पूछा है यहाँ पे, तो हमें यही मान के चलना है कि जो x वाली क्लास है वही मॉडल क्लास होगी, वरना तो x पूछता ही नहीं ना, कोई मतलब ही नहीं था। यानी ये वाली जो आपकी क्लास है ये आपके पास मॉडल क्लास या मोड क्लास होगी, तो ये तो हो गया आपके पास x। फॉर्मूले में ना बहुत सारी चीजें आती है, मैं आपको बताता हूँ सीक्वेंस से कैसे याद रखना है। ये जो मॉडल क्लास आएगी ये फ्रिक्वेंसी है अपनी, ठीक है, बारंबारता है, और ये क्लास इंटरवल है, ये क्या इंटरवल है, फ्रिक्वेंसी को f से लिखते हैं हम। ये जो फ्रिक्वेंसी जो मॉडल, ये क्या हो गई आपकी पूरी, ये एक हो गई मॉडल क्लास, ठीक है। इसके अंदर जो ये होगा ये F1 होगा, और इससे जस्ट पहले वाला है, यानी ये जो 33 है ये क्या होगा, FO होगा या F0 मान लो, और 31 यानी F1 से पहले 0 आता है, F1 के बाद क्या आता है 2 आता है, इसको F2 बोलेंगे, ये F2 हो गया। ये होती है इसकी लिमिट्स, स्मॉल l होता है लोअर लिमिट, l का मतलब क्या है लोअर लिमिट, ठीक है। और एक होता है h का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या है 125 130, इंटरवल में कितने का डिफरेंस है 5। फॉर्मूले में यही सब था, देखो फॉर्मूला क्या होता है l प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू h। 2-3 बार याद करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि l क्या होता है, जो भी मॉडल क्लास होती है उसकी लोअर लिमिट, F1 जो हमने इंटरवल निकाला है, जैसे यहाँ पे ये F1 हो गया, ठीक है, इससे जस्ट पहले का F0 हो गया, इससे जस्ट बाद का F2 हो गया, और सीक्वेंस भी ऐसे ही चलता है 0 1 2। तो ये हो गया, h बता दिया, तो बस फॉर्मूले में आपको रखना है, बाकी कुछ करना नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा टाइम लेके मैं बता रहा हूँ, हालांकि सॉल्यूशन के टाइम में इतना डिटेल में नहीं बताना चाहिए, पर नहीं बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा, तो कोई नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा, बट समझने को तो मिलेगा। तो x की वैल्यू फाइंड करनी, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ मान लोग आते हैं ऐसे जो बोलते हैं कि यार 1-1.5 घंटे में तो वीडियो खत्म हुआ है, तो फिर एग्जाम में क्या ही कर पाएंगे, सिर्फ मैथ ही थोड़ी करना है, तो भाई बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ऐसे तो नहीं होगा। स्पीड से करना है ना वहाँ पे, यहाँ पे तो आपको एकदम आराम आराम से समझा रहा हूँ, वहाँ पे तो क्वेश्चन उड़ाने हैं, ये सब थोड़ी ना बनाने हैं। तो हमें बोला गया है कि जो बहुलक है, जो मोड है वो 140 है, तो 140 बराबर क्या आएगा l, फॉर्मूला याद हो गया होगा, l क्या होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब 140 प्लस, चूंकि देखो ये तो कट ही गया, प्लस क्या है F1 माइनस F0, F1 क्या है आपके पास x है, माइनस F0 क्या है 33, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1, 2 इंटू F1 ये क्या है x, यही तो था फॉर्मूले में, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, माइनस F0 यानी माइनस 33 माइनस F2 यानी 31 इंटू h, h क्या है इसका इंटरवल, और ये कितना था 5। अब चूंकि देखो यहाँ थोड़ा सा इसको इधर लिखता हूँ, ये था 140 बराबर लोअर लिमिट 140 प्लस दिस, ये था F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू h, ये था। चूंकि ये इससे कट गया तो मैं कह सकता हूँ ये सब किसके बराबर आ गया, आपके पास 0 के बराबर आ गया, यानी जब 0 के बराबर आ गया तो सिंपली मैं कह सकता हूँ ये वाली वैल्यू 0 के बराबर होगी, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो x33 ही आ जाएगा, ज़्यादा तो मैं कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी सवाल में, तो 33 हो जाएगा, यानी जो मोड क्लास है वो क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा 33। यानी देखो 33 यहाँ भी था, तो 2 बार हो सकता है ना, हमें देखना है कि जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, तो 2 बार हो सकता है, तो 33 इसका सही आंसर हो जाएगा। ज़्यादा डाउट है तो वन शॉट वीडियो देख लेना। बोल रहा है कि विक्रेता 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेचता है। अभी जो प्रॉफिट लॉस का वन शॉट वीडियो करवाया था उसमें मैंने इसकी आपको ट्रिक बताई थी, और आई थिंक लास्ट वीडियो में भी आया था। आपको करना क्या होता है, ऊपर रुपए लिखना है, बाकी सारी चीज नीचे। ऊपर मतलब कहाँ भी बताता हूँ। ये क्या बोल रहा है कि एक विक्रेता ने 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेची, तो 1 रुपये आपने लिखा ऊपर,
कितनी चॉकलेट बेची 5, बाकी सब नीचे आएगा। तो 40% का प्रॉफिट हुआ, तो एस पे लिखना है कितना हो जाएगा 40% का प्रॉफिट, मतलब 140%, क्योंकि 100% कॉस्ट प्राइस होता है, 40 प्रॉफिट तो 140, ये बराबर हो जाएगा। अब बोल रहा है 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी उसने, यही था ना, 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी, तो ये 1 रुपये तो ऊपर आ जाएगा। कितनी चॉकलेट खरीदी, मान लो एक्स चॉकलेट खरीदी, चूंकि खरीदेगा तो कॉस्ट प्राइस ही होगा ना, यानी 100। बस थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दिया क्वेश्चन का, बाकी उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। 1 रुपये में एक्स चॉकलेट खरीदी, प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, क्योंकि 100% पे खरीदी। एक्चुअली प्रॉफिट पहले दे दिया, सीपी वाली चीज बाद में, बाकी चीज वही है सेम जो पिछले वाली वीडियो में भी आई थी। इसको सॉल्व करना है आपको, तो देख लो 0 से 0, तो ऊपर तो 1 1 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 10x बराबर 14 पंजे 70, तो x चाहिए मुझे, तो x कितना आ जाएगा 7, तो 7 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, बोल रहा है टैक्सी स्टैंड है, बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। हालांकि टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी मैंने आपको करवाया नहीं है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि जो क्वेश्चंस का लेवल है ना वो काफी सही है, सीजीएल में पूछता है उससे तो बेटर ही है यार। बोल रहा है कि एक टैक्सी स्टैंड है जिससे 2 टैक्सियां 28 मिनट के अंतराल पर 74 की स्पीड से चलना शुरू करते हैं। थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगा इस क्वेश्चन को मैं, काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है। बेसिकली आपने एक्सीडेंट वगैरह टाइप के क्वेश्चंस पहले पढ़े होंगे, इस टाइप का ही क्वेश्चन है ये। देखो इस तरीके से है कि ये एक टैक्सी स्टैंड है अपना, यहाँ से एक टैक्सी इधर भागना स्टार्ट करती है, ठीक है। 2 टैक्सी है, टैक्सी 1 लिख दो, एक टैक्सी 1 है, T1 लिख दूंगा शॉर्ट में, एक टैक्सी 1 है वो इधर जा रही है, दूसरी है वो भी इधर जा रही है। बोल रहा है कि 28 मिनट के अंतराल पर जाती हैं और 74 की स्पीड से जाती हैं। ये भी 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागती है, ये भी 74 आवर किलोमीटर पर स्पीड से भागती है। बस कहानी ये है कि ये 28 मिनट के बाद गैप पे चलती है, यानी एक चलेगी फिर उसके 28 मिनट बाद दूसरी चलेगी। दोनों टैक्सी एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। टैक्सी स्टैंड की ओर से अपोजिट डायरेक्शन से एक पर्सन आ रहा है जो 10 मिनट के अंतराल पर इनको मिलता है। एक आदमी आ रहा है जो 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है, तो आदमी की चाल हमें बतानी है। देखो आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इतना तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ पता होगा, बस इतना ही काफी है। फिर यहां से टैक्सी चली, मान लो इस पॉइंट पर, ये क्या था, इनका मीटिंग पॉइंट था। क्या था, मीटिंग पॉइंट था। मीटिंग पॉइंट किसका होगा, ये पहले T1 टैक्सी चल रही है फिर T2 चल रही है, तो ये मीटिंग पॉइंट किसका होगा, T1 का। और एक पर्सन है, ठीक है, इस पॉइंट पर आपके पास क्या है, एक पर्सन है, वो आ रहा है आपके पास दौड़ता हुआ, इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो T1 टैक्सी और जो पर्सन है उसका मीटिंग पॉइंट होगा। मान लो ये आए, ये इधर से भागता हुआ आया, ये इधर से दौड़ता हुआ आया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जाके ये मिले, ये इनका मीटिंग पॉइंट हो गया। इस मीटिंग पॉइंट के बाद क्या हुआ है, कहानी देखो ये जो चल रही थी टैक्सी, ये क्या चल रही थी, 28 मिनट के अंतराल पर चलती है। इसको मिला ये टैक्सी को। अब देखो चाहो तो मैं इसको दूसरी लाइन से समझा देता हूँ, भूल जाओ, पहले की कहानी भूल जाओ, अभी नई कहानी आएगी। नई कहानी इस तरीके से है कि पर्सन है अपना इस पॉइंट पर, पर्सन P से लिख दूं, दूसरी टैक्सी है इस पॉइंट पर है T2। अब मान लो 28 मिनट हो गई, क्योंकि बोला था ना कि 28 मिनट के अंतराल पर चलती है, तो 28 मिनट के बाद चली और अब ये एक नए पॉइंट पर मिलेंगी। लेट्स से कि ये इनका मीटिंग पॉइंट है, ये मीटिंग पॉइंट है। अब मीटिंग पॉइंट किसका होगा, टैक्सी T2 का एंड पर्सन का। इस पॉइंट पर मिली और क्या बोल रहा है सवाल में कि 10 मिनट के अंतराल पर ये मिलता है, यानी पर्सन यहां से दौड़ता हुआ आया और 10 मिनट तक यहां पे चला और इस पॉइंट पर मिल गया। टैक्सी यहां से आई, देखो इस पॉइंट पर क्या था, ये मिले, ये कौन मिले थे, ये बेसिकली ये वाला पॉइंट हो गया आपका कि इस पर आपका टैक्सी T1। इतना एक बार पहली बार समझा रहा हूं तो थोड़ा आपको समझने में हो सकता है प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। बाकी जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुत इजीली बन जाएगा। सेम टाइप का सवाल नेक्स्ट शिफ्ट में भी डाला है, वहां और अच्छे से समझ आ जाएगा, मतलब पूछा गया है। पर्सन यहां से चला, 10 मिनट के अंतराल पर ये मिल जाता है ना दूसरी टैक्सी को, यानी पर्सन यहां से यहां तक चला 10 मिनट और टैक्सी इधर से चलना स्टार्ट हुई। चूंकि अगर इसको नहीं मिलता, पर्सन नहीं मिलता, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए टैक्सी को पता कितना टाइम लगता, 28 मिनट लगता, क्योंकि सवाल में बोला था ना 28 मिनट के अंतराल पर चलती है। क्योंकि यहां से जब ये इधर चला तो ये 28 मिनट लग रहे थे इसको, ठीक है। अब चूंकि पर्सन चला थोड़ा, तो कुछ तो ये इधर चली है, यहां तक आ गया, और टैक्सी चली, तो टैक्सी कितनी चली, 28 मिनट पे इस पॉइंट पर आते, लेकिन 10 मिनट में पर्सन यहाँ आ गया, तो इस टैक्सी को यहां तक आने में सिर्फ कितने लगे, 18 मिनट ही लगे। एक बार अलग आगे से और बता दूंगा स्लाइड में, ठीक है, ऐड कर लेता हूँ स्लाइड, टेंशन मत करो, मुझे पता है इसमें कंफ्यूजन होगा लोगों को, इसलिए थोड़ा प्रॉपर टाइम लेके बताऊंगा। यानी देखो कहानी दोबारा समझो,
पहला पर्सन तो मिल गया, पहले टैक्सी चली गई और पहला जो पर्सन है वो मिल गया। उसके बाद हुआ कि टैक्सी T2 जाएगी इधर, यहाँ पे पर्सन था, चलो वैसे ही समझा देता हूँ, दोनों टैक्सी थी, ये T1 थी, ये T2 थी। टैक्सी चली इधर से, पर्सन चला इधर से, इस पॉइंट पर T1 एंड पर्सन मिल गए, ठीक है। इस पॉइंट पर मिलने के बाद क्या हुआ कि 28 मिनट हो गए, यहां से यहां तक टैक्सी को आने में कितना टाइम लगा, 28 मिनट लगा, और ये पर्सन इधर भागा, ठीक है। हमसे 10 मिनट, देखो कौन सा टाइम दिया, 10 मिनट दिया है कि आदमी टैक्सियों से मिलता है 10 मिनट के अंतराल पर, मतलब यहां से यहां तक 10 मिनट नहीं लगे होंगे, यहाँ का टाइम कुछ और होगा। यहां से पहले टैक्सी को मिला, फिर दूसरी टैक्सी को मिलने में 10 मिनट लेता है, यानी अभी जाएगा पर्सन इधर और इस पॉइंट पर मिलेगा, अब इस वाले पर, और टैक्सी इधर से भागती हुई, पर्सन इधर से भागता हुआ, इस पॉइंट पर मिला, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में इसको 10 मिनट लगे, ठीक है। इस पॉइंट से, और अगर मैं टोटल यहां तक आता इस पॉइंट तक, तो आपको पता है टैक्सी को टोटल 28 मिनट लगते हैं, लेकिन 10 मिनट में ये यहाँ आ गया, तो इसको 28 नहीं, ये 18 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि हम इस पॉइंट पर नहीं निकाले ना, हम निकाल रहे हैं इस पॉइंट पर, मीटिंग पॉइंट पर, ये वाला जो मैंने डार्क ब्लैक किया है। यहाँ तक आता कंप्लीट तो 28 मिनट लगते, लेकिन ये तो पहले ही मिल गए ना, यानी 28 - 10 तो ये 18 मिनट में मिलेंगे। तो सिंपल मैं कह सकता हूँ टैक्सी T2, चूंकि T1 और T2 दोनों की स्पीड तो सेम ही थी, तो टैक्सी T2 द्वारा 18 मिनट में चली गई दूरी है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। टैक्सी T2 द्वारा, T2 क्या है बेसिकली, स्पीड मान रहा हूं मैं यहाँ पे, टैक्सी T2 द्वारा 18 मिनट में चली गई दूरी बराबर है पर्सन द्वारा कितने मिनट में, 10 यही तो होगा 10 मिनट में। तो यहां से अगर मैं निकालूंगा T2/P, तो 10/18 आएगा, यानी 5/9 आएगा। ये टैक्सी की स्पीड हो गई, ये पर्सन की हो गई। 5 की वैल्यू सवाल में 74 किलोमीटर/आवर गिवन था, 5 से काटोगे तो 70 कटता है 14 टाइम, और फिर 4/5 और बचेगा, यानी 4/5 मतलब 80% होता है, तो 0.8, यानी एक यूनिट की वैल्यू 14.8 आ गई। हमें 9 की चाहिए, तो 9 8 72, 7 कैरी, 9 चौके 36 और 7 43, 4 कैरी, 9 एकम 9 और 4 13। आंसर शुड बी 133.2। इतना किलोमीटर/आवर की स्पीड से व्यक्ति भाग रहा है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपके पास टैक्सी से ज्यादा भाग तो मतलब फास्ट तो पर्सन भाग रहा है, प्रैक्टिकली नहीं होता है, बट सवाल में दे दिया है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। सिंपली कॉन्सेप्ट आपको क्या यूज करना है, कॉन्सेप्ट आपको ये यूज करना है कि पहली टैक्सी से मिलने के बाद दूसरी टैक्सी को जब मिलता है तो 10 मिनट का गैप है, इस पॉइंट पर मिले, यहाँ तक इसको आने में 10 मिनट लगेंगे। इसको टोटल 28 मिनट के गैप पे आ रही थी ना ये, लेकिन 10 मिनट ये इधर चल दिया, तो ये इस पॉइंट पर ही मिल गया, तो यहाँ इसको लगेंगे 18 मिनट। बस यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोल रहा है इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये है 70 प्लस 72/6 12 हो जाएगा, और 38 - 30 -1 हो जाएगा। 12 - 1 11, तो 70 11 कितना हो जाएगा, 81। बोले समीकरण जिसका विवेकांक कितना है, मुझे नहीं पता विवेकांक क्या होता है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है, विविकतर कुछ बोलते हैं आई थिंक इसको, एग्जैक्ट जहां तक मुझे पता है। तो आपको पता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है आपका, B² - 4AC, ठीक है। B² - 4AC आपका क्या होता है, विविकतर या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो पूछ रहा है कि डिटरमाइन हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन दिस इक्वेशन हैज, सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, कितने होंगे क्या होगा। तो B² निकालते हैं, B क्या हो जाएगा, B बराबर, देखो A बराबर क्या हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट 1, B क्या होता है आपका x का कोफिशिएंट -2, और C क्या होता है कांस्टेंट टर्म 13, हालांकि आपको पता ही होगी। तो इक्वेशन ये है आपके, B का स्क्वायर करेंगे यानी -2 का स्क्वायर 4, -4 × A मतलब 1, और C मतलब 13, तो ये आ रहा है। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे तो ये कितना आ रहा है, 13 चौके 52, माइनस का 52 और प्लस का 4, तो माइनस का 48 आ रहा है। एक तो आंसर होना चाहिए माइनस, ये नहीं है माइनस में, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही हो गया, -48 हो गया। कोई भी रियल रूट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम फॉर्मूले में क्या था, x बराबर -b प्लस माइनस √B² - 4AC/2a, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू आ गई ना रूट के अंदर, तो ये नहीं होगा। बाकी डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका d बराबर B² - 4AC। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देखो 29 की पावर 3 है, 29 की पावर क्या है, इधर 3 है और नीचे बटे में है 29, तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएंगे। इधर क्या है, ऊपर है और 29 की पावर 11 है, तो प्लस के 11 हो जाएंगे।
तो 3 माइनस 2 1 और 1 प्लस 11 12, यानी 29 की पावर 12 हो गई ऊपर। 4 देखो, अब 4 की पावर 3 है यहाँ पे, फिर 4 की पावर 2 ऊपर है, अगर नहीं चलाऊंगा तो माइनस हो जाएगी, और इधर 4 की पावर 11 है तो ये 11 हो जाएगा। 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 11 12, यानी ये हो गया 4 की पावर 12। 29 की पावर भी 12 है, 4 की पावर भी 12 है, तो मैं ऐसे लिख दोगे इसको 29/4, इसकी पावर 12 बराबर ये क्या है 4/29। देखो 4/29 की पावर मुझे दे रखी है 9m+7 है, तो चाहूं तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं, मुझे चूंकि 4/29 की पावर चाहिए ना, और यहाँ पे है मेरे पास क्या, मेरे पास 29/4, यानी उल्टी पावर चाहिए, तो पावर भी इसको उल्टा करूंगा तो ये जो प्लस है ये भी चेंज हो जाएगा, यानी इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ 4/29 की पावर -12, ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि सिंपल सी बात है कि भाई x की पावर 2 3 है, इसको आप ऊपर ले जाओगे तो -3, ऊपर से नीचे लाओगे तो साइन चेंज हो जाता है। अब चूंकि दोनों के क्या है, ये बेस सेम है, तो यानी मैं कह सकता हूँ 9m+7 ये -12 के बराबर हो जाएगा। मुझे तो क्या चाहिए, m चाहिए, तो 12 और 7 19 हो जाएगा, ये 19 बटे कितना आ जाएगा 9, माइनस का 12 है और ये भी जाएगा तो इधर माइनस का 7 हो जाएगा, तो -19/9 आएगा। बोला है कि मान लीजिए कि क्या, मान लीजिए कि है, ठीक है, कोई पैसा है, ये एक्चुअली ये कुछ चेंज हो गया होगा लैंग्वेज में, 15,020 है, इसको हमें बांटना है, ठीक है। देखो ये कुछ तो है, देखो नेक्स्ट सवाल है, मुझे लग रहा है हिंदी में थोड़ा बहुत तो कुछ इसमें गड़बड़ हुआ है, इसको हटा दो, यहाँ पे हिंदी हटा देता हूँ, ठीक है, ट्रांसलेशन वगैरह में कुछ चेंज हो गया होगा। बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि 15,120 रुपये है, इसको बांटना है अमोंग एंड एन क्या है पता नहीं, 3 लोगों में बांटना होगा, क्योंकि जब 3 आंसर आ रहे हैं तो 3 में ही होगा, ये रेशियो भी नहीं गिवन है यहाँ पे यार, रुको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, बोला गया है कि x रेशियो y आपको गिवन है, रेशियो प्रोपोर्शन मैंने पढ़ाया था, उसमें अच्छे से पढ़ाया था कि रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं। x रेशियो y 2:5 है। देखो कुछ भी टॉपिक में ना समझने में प्रॉब्लम आ रही है, वन शॉट वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाए हुए हैं, और बहुत छोटे छोटे बहुत कंसाइज वे में 2-2 घंटे 1.5 घंटे इस तरीके से हो गया। हमें x y z चाहिए। देखो x सिर्फ यहाँ पे और कहीं पे नहीं, तो सीधा मल्टीप्लाई होगा 2 चौके 8। y देखो पहले यहाँ पे था तो यानी 5, फिर क्या है इस पोजीशन पे यानी 4, तो क्या होगा 5 गुणा 4 होगा, तो 5 गुणा 4 20 आ जाएगा। फिर z देखो, z सिर्फ यहाँ पे है तो सीधा मल्टीप्लाई 35, तो ये हो गया आपके पास 35 20 55, 55 और 8 कितना हो जाएगा 63। 63 यूनिट की वैल्यू है 15120, ठीक है, सही किया है ना हमने, 35 55 8 63, ठीक है। हमें जो पूछा गया है सवाल में, इन्होंने हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ XYZ को कितना कितना पैसा मिला, तो काट लेते हैं 21 या 63, और ये कितना हो जाएगा, चाहो तो 63 से ही काट लो यार, 63 से 2 टाइम कट पाएगा, ये 126, कितने बचेंगे फिर 126 में से, ये 24 बचेंगे, 24 बचेंगे कि 25 बचेंगे। अभी क्या उतार लेंगे हम, 2 उतार लेंगे, यानी 252 हो गए। देखो 63 का 4 गुना करता हूँ तो कितना आएगा, 60 का 4 गुना 240, 3 का 4 गुना 12 और तो 252 हो गया, यानी ये 4 टाइम कट रहा है और 0 हो रहा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 240। तो हमें चाहिए सबकी वैल्यू, तो 240 से मल्टीप्लाई कर दो हर किसी को, 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 8 चौके 32, 3 कैरी 8 दूनी 16 और 3 19, यानी एक आना चाहिए 1920, क्योंकि XYZ है ये ऑर्डर में, तो ये तो नहीं है, 1920 चाहिए था मुझे, नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं है 1920 यहाँ पे, और यहाँ भी नहीं है, यही वाला हो जाएगा। बाकी रेशियोज को निकाल सकते हो आप मल्टीप्लाई करके, पर नीड नहीं है। बोला 2 पाइप ए और बी है, 3700 लीटर की एक टंकी को 9 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 6400 लीटर को भरने में कितना टाइम लगेगा। देखो यहाँ पे आपको टोटल ये भी दे दिया कि कितना लीटर की टंकी और कितने टाइम में भर सकते हैं, तो इफिशियंसी निकालूंगा। इफिशियंसी कैसे निकलेगी कि ये 3700 लीटर भरता है और कितने टाइम में भरता है, 9 घंटे में, तो ये इसकी इफिशियंसी आ गई। ये क्या निकाल रहा हूँ, इफिशियंसी ऑफ ए। अगर बी की मैं इफिशियंसी निकालूं तो बी बोल रहा है कि 3700 भरता है और ये कितने टाइम में भरता है, 6 घंटे में। ये क्या हो गई, इफिशियंसी ऑफ बी। अब हमसे बोल रहा है कि अगर मुझे 6400 लीटर भरना है, और मुझे लग रहा है इसमें भी कुछ डाउट कि ये डाटा सही नहीं है, एक बार देख लेता हूँ यार, ठीक ही है। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि 6400 लीटर भरना है, तो खाली टैंक को भरने में कितने टाइम लगेंगे, दोनों मिलकर भर रहे हैं। अब
देखो दोनों मिलकर भर रहे हैं, अभी 6400 हम भर रहे हैं, तो ए और बी भरेगा। ए एक घंटे में कितना भरता है 3700/9, तो ये जाएगा 3700/9, प्लस बी कितना भरता है 3700/6, 3700/6 ये आएगा। तो ये हमें ऐसे निकालना है, तो सॉल्व थोड़ा करना होगा। देखो चाहो तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर सकते थे, जैसे मैं यहाँ पे इसको काटूंगा 2 से, तो ये आ जाएगा 3, और 2 से इसको काटा था तो 3700 का आधा करना है बेसिकली, तो 1850 आ जाएगा ये 1850/3। तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या कि 1850/3। अब देखो सबसे पहले नीचे एलसीएम लूंगा तो आपको पता है 9 और 3 का एलसीएम 9 ही आ जाएगा, तो 9 का भाग दूंगा 9 में तो ये 3700 टाइम जाएगा, प्लस इस 3 से भाग दूंगा तो 3 टाइम जाएगा, तो 1850 का 3 गुना, 1800 का 3 गुना 5400, 50 का 3 गुना 150, तो ये आएगा 5550, और ये सब डिवाइड में था 6400 के। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आपको पता है कि जैसे मैं x/y लिख रहा हूँ, इसमें भाग दे रहा हूँ z/ कुछ भी मान लो k का, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये 6400 समथिंग ये उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आएगा 64, और दिस अपॉन दिस है, तो ये उल्टा हो गया मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 9 ऊपर चले जाएगा और ये सब नीचे आ जाएगा। ये कितना हो गया जाएगा 0 5 0 5 और 55 और 37, 55 और 7 62 और 30 92, यानी 9250। कुछ ऐसा आना चाहिए, इसको थोड़ा काटा पेटे कर लेते हैं। देखो 5 से काट लेते हैं, 5 से काटूंगा तो आपको पता कितना आएगा, ये नीचे काट लेता हूँ पहले, तो ये आएगा 5 एकम 5 बचेंगे 4 42 हो जाएंगे, 5 8 40 2 55 25, यानी 185 नीचे आएगा सब में। इधर 5 से काटूंगा तो आपको पता ये कटेगा, 5 एकम 5 बचेंगे 1 14 5 2 10 4 5 8 40, 128 का 9 गुना 9 8 72, यानी नीचे 125 आएगा, लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2 तो यहाँ है और कहीं नहीं है, तो ये हो जाएगा, यानी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1152 आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल है, इसको सॉल्व करना है। देखो सिंप्लीफिकेशन कैसे बोर्ड मास से सॉल्व होता है, तो यहाँ पे क्या है, देखो पहले ब्रैकेट देखो, 1 -6 -5 -5 +5 0, ये 0 है आपके पास यहाँ तक की वैल्यू, और ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ ये पूरा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ये पूरा 0 है और इसमें डिवाइड हो रहा है 12 का, तो वो भी 0 बन जाएगा, तो फिर क्या बचा, सिर्फ 194 बचा। ठीक है, तो इस शिफ्ट के पूरे 30 क्वेश्चन हो गए। वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया क्योंकि ज्यादा डिटेल में मैंने बता दिया है, हालांकि सॉल्यूशन के पर्पज से थोड़ा स्पीड भी बढ़ानी होती है, पर चूंकि रीजन ये है ना, सब लोगों को अगर समझ नहीं आएगा तो एग्जाम में आप अपनी एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो। जिन लोगों को डाउट है कुछ थोड़े जेन्युइन डाउट हो, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं कुछ और हो, तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हरिओम 1305 आई थिंक ये आईडी है, ये इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये क्या है आपका टेलीग्राम है। ठीक है, बाकी अगर आप कमेंट सेक्शन में, जहाँ भी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में करोगे तो वहाँ मैं हर कमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ, तो ये सब प्लेटफॉर्म पे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, जितना हो सकता है हर जगह मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए शेयर कर दो, और बाकी वीडियोस बन रही हैं रेगुलर।